हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें से हमने दो महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन कर लिया है, एमीन और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब हम बात करेंगे साइनाइड और आइसोसाइनाइड। दोनों का अध्ययन हम एक साथ ही करेंगे। इनके निर्माण की विधियाँ, इनके रासायनिक गुण और इनकी संरचनाएं एक साथ ही हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इसमें हमने सबसे पहले मेथिल साइनाइड का उदाहरण लेकर साइनाइड और आइसोसाइनाइड की संरचना को लुईस बिंदु सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया है। देखिए, मेथिल साइनाइड क्या होता है? CH3CN, CH3 बॉन्ड CN, ये है मेथिल साइनाइड। इसके सभी बंधों को दर्शाएंगे तो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एकल बंध द्वारा जुड़े रहते हैं और इस कार्बन से साइनाइड समूह CN समूह का कार्बन जुड़ा रहता है और इस कार्बन से त्रिबंध द्वारा ये नाइट्रोजन जुड़ा रहता है। ये इसकी संरचना सूत्र है। और इसका लुईस बिंदु सूत्र क्या होगा? इसमें उपस्थित सभी बंधों को इलेक्ट्रॉनों के द्वारा दर्शाएं, यानी कि एक बंध को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन काम में आते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉनों को बंध की जगह दर्शा दें, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो बंध था उसकी जगह इसके बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन लिख दें। तो इसका लुईस बिंदु सूत्र इस प्रकार से होगा। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच 3 बंध हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों के 3 जोड़े लिखने पड़ेंगे और हमको पता है कि नाइट्रोजन के ऊपर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है, तो लुईस बिंदु सूत्र में उसको भी दर्शाते हैं। परीक्षा में कभी पूछा तो नहीं गया, लेकिन इसके लिए भी तैयार रहो कि किसी भी एक एल्किल साइनाइड का लुईस बिंदु सूत्र लिखो, या फिर यही पूछ लिया जाएगा कि मेथिल साइनाइड का लुईस बिंदु सूत्र लिखिए। ठीक है। और ये है आइसोसाइनाइड का, मेथिल आइसोसाइनाइड का लुईस बिंदु सूत्र। तो इसमें भी पहले हम इसका सूत्र देखेंगे, फिर देखेंगे इसका संरचना सूत्र। एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इस कार्बन से आइसोसाइनाइड का नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है ना, और नाइट्रोजन से त्रिबंध के साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, जिसमें से त्रिबंध में से एक बंध उप सहसंयोजक बंध होता है। ये इसकी संरचना होती है। और इसकी लुईस बिंदु संरचना जब हम देखेंगे तो उसमें देखो, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बंध है उस बंध के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन सबके बीच में लिखेंगे। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच जो बंध है उस बंध की जगह भी 2 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। और यहाँ देखो, नाइट्रोजन के ऊपर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और नाइट्रोजन उस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को कार्बन को दान करता है। तो देखो, ये इसकी लुईस बिंदु संरचना है। इसमें लुईस बिंदु संरचना में हम इस उप सहसंयोजक बंध को नहीं दर्शाते और उसे दर्शाने के लिए फिर इस तरह से तीर के निशान का इस्तेमाल लुईस बिंदु संरचना में भी किया जाता है, यानी कि उप सहसंयोजक बंध को इलेक्ट्रॉनों के द्वारा नहीं दर्शाया जाता बीच में, उसमें नाइट्रोजन के ऊपर ही वो दोनों एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दर्शाए जाएंगे और फिर उस उप सहसंयोजक बंध को जैसी संरचना हम बनाते हैं तीर के निशान द्वारा, उसी के द्वारा दर्शाया जाता है। क्योंकि नाइट्रोजन के द्वारा अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कार्बन को दिया जाता है उप सहसंयोजक बंध में, और बाकी ये सहसंयोजक बंध हैं दोनों ही। और कार्बन के ऊपर भी 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित, 2 इलेक्ट्रॉन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन ये अलग अलग कक्षकों में होते हैं, या फिर ये कह सकते हैं 2 अबंधित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म तो क्या होता है? जब एक ही कक्षक में दोनों इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन ये अलग अलग कक्षकों में होते हैं, इसलिए इनको एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की जगह क्या बोल देते हैं? 2 अबंधित इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर भी पाए जाते हैं। तो ये आइसोसाइनाइड की लुईस बिंदु संरचना है। ठीक है। आइसोसाइनाइड निम्न अनुनादी संरचनाओं में पाया जाता है। तो इसमें क्या होगा? अनुनादी संरचनाओं में क्या प्रदर्शित करेंगे? देखिए, इसमें जो उप सहसंयोजक बंध है दूसरी संरचना में उसको हटा देंगे, उसको गायब कर देंगे, यानी कि उप सहसंयोजक बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को वापस दे देंगे। ये इलेक्ट्रॉन वापस ही आएंगे तो फिर से उप सहसंयोजक बंध का निर्माण हो जाएगा। प्लस और माइनस तो ये निशान इसलिए दर्शाए हैं कि जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर धनावेश आ जाता है, जो ग्रहण करता है उस पर ऋणावेश आ जाता है।
तो जब धनावेश और ऋणावेश लिखते हैं तो फिर ये तीर का निशान नहीं दर्शाते, यहाँ सीधा ही बंद का निशान दर्शाते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसमें आप सीधा ही ट्रिपल बॉन्ड जैसे दिखाते हैं, तीनों बंद एक जैसे ही दिखा सकते हैं, तब प्लस माइनस का चिन्ह लगा सकते हैं। तो अनुनादी संरचनाओं में ये ध्यान रखना है कि दूसरी जो संरचना बनेगी उसमें नाइट्रोजन के जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो नाइट्रोजन के ऊपर दिखाने हैं। इसके बाद है नामकरण। साइनाइड और आइसोसाइनाइड दोनों का ही नामकरण हम एक साथ देखेंगे, साधारण और IUPAC नाम। साधारण नाम लिखने के दो तरीके हैं, दो प्रकार से लिखा जाता है साधारण नाम। ये हमने बार बार जब भी कोई टॉपिक आता है नया उसमें हम बात करते हैं कि साधारण नाम लिखने के दो तरीके होते हैं। कुछ क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक का साधारण नाम लिखने का तरीका अलग है, कुछ का अलग है। लेकिन साइनाइड और आइसोसाइनाइड ऐसे यौगिक हैं जिनके साधारण नाम लिखने का तरीका दोनों ही विधियों में पाया जाता है। यानी कि एक तरीका तो क्या था हमारा कि एल्किल समूह का नाम, जो भी एल्किल समूह क्रियात्मक समूह से जुड़ा है उसका नाम, और उसके बाद जो क्रियात्मक समूह है उसका साधारण अनुलग्न हम लगा देते थे, तो ये नाम हो गया। और दूसरा तरीका क्या था साधारण नाम लिखने का कि कार्बन की संख्या के अनुसार पूर्वलग्न, और फिर दूसरे प्रकार में क्रियात्मक समूह का साधारण अनुलग्न, ठीक है। तो यहाँ क्रियात्मक समूह दो हैं हमारे पास, CN और NC। CN का इस तरीके में साधारण अनुलग्न होता है साइनाइड, और NC का होता है आइसोसाइनाइड। और एल्किल समूह जो भी होगा उसका नाम लिख देंगे। जबकि जो दूसरा तरीका है उसमें कार्बन की संख्या के अनुसार पूर्व लग्न हमने पहले से निर्धारित कर रखे हैं। एक ही कार्बन है तो पूर्व लग्न क्या होता है, एक ही कार्बन के लिए फॉर्म होता है, दो कार्बन के लिए एसिड होता है, तीन कार्बन के लिए प्रोपियोन होता है, चार कार्बन के लिए ब्यूटायर होता है। आपके नोट्स में भी ये लिखे हुए हैं। ब्यूटायर दो तरह का होता है, एन ब्यूटायर, आइसो ब्यूटायर। इस तरह पांच कार्बन होते हैं तो वेलेर होता है। वेलेर चार तरह का होता है, एन वेलेर, आइसो वेलेर, टर्सरी वेलेर एंड एक नहीं होता। और क्रियात्मक समूह हमारे पास दो हैं, तो CN का साधारण अनुलग्न क्या होता है, O नाइट्राइल, और NC का क्या होता है, O आइसो नाइट्राइल, ठीक है। O नाइट्राइल और O आइसो नाइट्राइल इनके दूसरे प्रकार के साधारण नाम में अनुलग्न होते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं दोनों ही साधारण नामों को। उदाहरण है CH3 CH CH3 CN, ये साइनाइड का एक उदाहरण लिया है। तो इस तरीके में इसका नाम क्या होगा, एल्किल समूह का नाम। तो एल्किल समूह क्या है, ये है हमारा एल्किल समूह, और ये है क्रियात्मक समूह। तो जो फर्स्ट टाइप है उसमें साधारण नाम क्या होगा, ये है प्रोपिल। प्रोपिल भी कौन सा है, आइसो, तो इसका नाम क्या होगा, आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल। और इसका साधारण अनुलग्न क्या है, साइनाइड, ठीक है। और दूसरे तरीके में सेकंड टाइप में इसका नाम क्या होगा, कार्बन कितने हैं टोटल, 1 2 3 4, चार कार्बन के लिए ब्यूटायर है। ब्यूटायर भी ये कौन सा है, दो ही तरह के होते हैं जब चारों कार्बन एक सीधी श्रृंखला में हों। देखिए इसमें क्रियात्मक समूह के कार्बन को भी गिना जाएगा, ठीक है ना, मेन बात ये है। तो
टोटल 4 कार्बन हैं क्रियात्मक समूह के कार्बन के समेत। और ब्यूटायर 2 तरह का होता है, 4 कार्बन को ब्यूटायर बोलते हैं। 2 तरह का होता है, एन और आइसो। तो ये कौन सा है? आइसो। तो 4 कार्बन का पूर्ण लग्न क्या हो गया? आइसो ब्यूटायर, ठीक है। और CN का साधारण अनुलग्न इसके बाद जोड़ा जाएगा, ये क्या है? O नाइट्राइल। तो ये O जो होता है, ये जो कार्बन के अनुसार जो पूर्व लग्न होता है उसके साथ जोड़ा जाता है, तो लास्ट में जोड़ देते हैं। ब्यूटायर रे के साथ O जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? रो, ब्यूटायरो नाइट्राइल। जो O होता है, चाहे CN के लिए हो चाहे NC के लिए, ये O होता है जो इनके साथ जोड़ा जाता है लास्ट में, तो नाम हो गया आइसो ब्यूटायरो नाइट्राइल। और बुक में आपको ये इस तरह से दिखता है, ब्यूटीरो, ठीक है। सही ब्यूटायरो है उच्चारण, और कुछ हिंदी किताबों में ब्यूटीरो से भी लिख देते हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों ही बात ध्यान में रखना है। बाकी IUPAC नाम का तरीका आपको पता ही है, उसके तो मुख्य जो रूल हैं वो आपको पता है कि पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, और लंबी कार्बन श्रृंखला वो होगी जिसमें क्रियात्मक समूह उपस्थित होगा। मतलब क्रियात्मक समूह के समेत लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम, कार्बन श्रृंखला के चयन के बाद नंबरिंग करते हैं, क्रमांकन उस सिरे से करेंगे जिस सिरे से क्रियात्मक समूह नज़दीक होता है। यदि क्रियात्मक समूह के पास कार्बन है तो उसी के कार्बन से नंबरिंग शुरू करेंगे। तो 1, 2, 3 ये नंबरिंग हो गई। नंबरिंग के बाद तीसरा है नाम पहले प्रतिस्थापी का नाम, प्रतिस्थापी का नंबर लिखेंगे, पहले 2, प्रतिस्थापी का नाम मेथिल। फिर मुख्य श्रृंखला का नाम, मुख्य श्रृंखला 3 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है और एकल बंध है सभी की जगह, यानी कि 3 कार्बन की मुख्य श्रृंखला एल्केन है, और 3 कार्बन का एल्केन क्या कहलाता है? प्रोपेन। और फिर इसका क्रियात्मक समूह का IUPAC अनुलग्न। तो IUPAC अनुलग्न क्या होता है? इसका CN का नाइट्राइल होता है, नाइट्राइल। तो प्रोपेन नाइट्राइल। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ हो जाता है कि इसका दूसरा प्रकार का जो साधारण नाम लिखने का तरीका है उसमें भी इसका अनुलग्न नाइट्राइल होता है, लेकिन उसमें O लगाया जाता है आगे, ये ध्यान रखना है, उसमें आगे O लगाया जाता है, और इसमें सिर्फ नाइट्राइल होता है। तो आई होप इस बात को आप समझेंगे। तीनों ही तरह के नाम देख लिए हैं, 2 साधारण नाम और एक IUPAC नाम। ये तो साइनाइड की बात थी। अब बात करते हैं आइसोसाइनाइड की। ऐसा ही उदाहरण आइसोसाइनाइड के लिए लेते हैं। पहले साधारण नाम करते हैं फर्स्ट तरीके से। एल्किल समूह कौन सा है? वही आइसोप्रोपिल, और ये क्या है? आइसोसाइनाइड। दूसरे तरीके में कुल कार्बन कितने हैं? 4 हैं, ये कार्बन भी गिना जाएगा। तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटायर होता है, और कौन सा ब्यूटायर है? ये भी आइसो ब्यूटायर है, आइसो ब्यूटायर। और इसका दूसरे तरीके में साधारण अनुलग्न क्या है? O आइसोनाइट्राइल। तो O तो जुड़ जाएगा इस रे के साथ, तो ये हो जाएगा रो आइसो नाइट्राइल। आइसो को हाइफन से दोनों तरफ से अलग कर भी सकते हैं, और नहीं करना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत बार ये बात मैं सुन चुका हूँ। लेकिन आइसो को कर भी सकते हैं हाइफन से अलग, और कई बार नहीं भी करते हैं। IUPAC नाम थोड़ा अलग है, आइसोसाइनाइड का IUPAC नाम अलग है, और वो क्या है?
मैंने आपको ये डिटेल में क्लास में समझाया भी था। जो बुक्स में अक्सर देखने को मिलता है वो कार्बिल एमीन से देखने को मिलता है, यानी कि इसको बोलते हैं कार्बिल एमीन। ठीक है, अनुलग्न है ये कार्बिल एमीन। और इस कार्बिल एमीन से ये जो एल्किल समूह जुड़ा है उसका नाम लिख देंगे और लास्ट में कार्बिल एमीन जोड़ देंगे। तो ये क्या जुड़ा हुआ है? आइसोप्रोपिल। आइसोप्रोपिल और नाम क्या आ जाएगा इसका? IUPAC अनुलग्न क्या है? कार्बिल एमीन। तो वैसे IUPAC नाम में आइसो, नियो, एन इनका प्रयोग नहीं करते, लेकिन आइसोसाइनाइड के लिए इनका प्रयोग यहाँ किया जाता है। अलग तरीके से इसका नाम लिखते हैं, इसको कार्बिल एमीन बोलते हैं IUPAC नाम में। और दूसरा तरीका देखो IUPAC नाम का जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, कार्बिल एमीन से ही ये नाम लिखा जाता है। एक तरीका और है कि कार्बिल एमीन को पहले लिख दिया जाता है और ओ लगाकर, कार्बिल एमिनो प्रोपेन। 3 कार्बन का एल्किन क्या है? प्रोपेन है। तो इसमें इस कार्बन को काउंट नहीं किया जाता, तो ये 3 कार्बन की श्रृंखला है, प्रोपेन कहलाती है। और इसको बोल दिया कार्बिल एमिनो प्रोपेन। ज़्यादा तो यही नाम लिखा जाता है, ये इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, कार्बिल एमिनो प्रोपेन। और एक तरीका और है कि NC को क्या मान लें? प्रतिस्थापी मान लें, और फिर हम कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन करें 1 2 3। इसको प्रतिस्थापी मान लिया तो इसका पूर्व लग्न लिखना पड़ेगा। इसका पूर्व लग्न क्या माना जाता है? आइसोसाइनो। आइसोसाइनो प्रतिस्थापी माना है तो इसका पूर्व लग्न क्या मानेंगे? आइसोसाइनो। तो प्रतिस्थापी माना है तो नाम पहले लिखा जाएगा, प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखा जाएगा। 2 नंबर पे है 2 आइसोसाइनो और मुख्य श्रृंखला का नाम क्या है? प्रोपेन। तो ये इसका IUPAC नाम है। ये भी इतना ज़्यादा काम में नहीं लिया जाता है, क्योंकि आइसोसाइनाइड का जो IUPAC नाम है वो थोड़ा सा विवादास्पद है। इसलिए आप कार्बिल एमीन से हम किसको वरीयता देंगे? अपनी RBSC की बुक को, और उसके अनुसार इसको कार्बिल एमीन माना गया है, इसका अनुलग्न, और इसको नाम से पहले लिखा गया, नाम के बाद में लिखा गया है। और इससे पहले जो एल्किल समूह जुड़ा है उसका नाम ऐसे कैसे लिख दिया जाता है जैसे साधारण नाम में हम लिखते हैं। ठीक है ना? तो ये था साधारण और IUPAC नाम, साइनाइड और आइसोसाइनाइड का। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई समस्या है तो ज़रूर बताना, मेरे WhatsApp नंबर पे मुझे बताना समझ में आया है, नहीं समझ में आया, जैसे भी। इसके बाद हम इस टॉपिक में अगले वीडियो में बात करेंगे।